नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर और मेरे साथ मौजूद हैं बादली से विधायक कुलदीप वस्त और लगातार है अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से हर बार मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। आज मेरा मुद्दा 2-3 सवालों को लेकर रहेगा कि जिस तरह से कुश्ती को लेकर हरियाणा में एक दोबारा से विवाद खड़ा हो गया है और इसमें कांग्रेस पार्टी का पिछली बार अहम योगदान बताया गया। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि जिस तरह से अंतिम पंघाल ने आरोप लगाए कि ऐसा क्या है विनेश फोगाट में कि उसको डायरेक्ट है वो भेजा जा रहा है, इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है और कुलदीप वस्त कहाँ स्टैंड ले रहे हैं? धन्यवाद। एक तो देखिए, मुझे एक्चुअल सारा पता नहीं लगा, पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा उस बेटी ने जो आरोप लगाए हैं। देखिए, जो भी कोई खिलाड़ी होता है, अगर उसका कोई नाम ना आए या कोई भी शोषण हो तो उसको दुख होता है। और जहाँ तक विनेश फोगाट की बात है, मुझे नहीं पता वो किस कारण बगैर ट्रायल गए हैं, क्या है, पर मैं इतनी जरूर कहता हूँ, हर खिलाड़ी का हक उनको मिलना चाहिए। मेरा ये क्लियर स्टैंड है इस बात के लिए। उससे आज हमने बातचीत की, अंतिम पंघाल के माता पिता थे, वो दिल्ली गए हैं, तो उन्होंने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, खाप पंचायतों को बोलना चाहिए, आखिर ये भी तो बेटी है। इस पर आप क्या मानते हैं? नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी क्यों नहीं बोलेंगे? बोल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी तो प्रत्येक उस व्यक्ति की कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो उसकी आवाज़ उठाते हैं और खुल के वो आवाज़ उठाते हैं। और हम आज भी कह रहे हैं कि हमने क्या कहा, हमने ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसको उसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं। आपने बादली के दौरे किए कि किस तरह से किसान के हालात मिले और शिक्षा के क्या हालात हैं, क्या बताएंगे? देखिए, हालात बड़ी ख़राब है। करीबन 25 से 30 गांव ऐसे हैं, लेके एरी, कुड्डण, चपार, सरोला, जैतपुर, न्योड़ा, बाबेपुर, जटवाड़ा, सुबाना, चांदोल, ढाकला, कासनी, सुरैती, और इधर ने सलौदा, बाबरा, इधर ने हमारे बुपड़िया साइड में काफ़ी गांव हैं, उधर इस्माइलपुर, फतेहपुर, मुंडा खेड़ा, जिसकी हालात बड़ी ख़राब है। और मैंने खुद स्वयं जाके दौरे किए हैं। आज सिलानी गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ ड्रेन नंबर 8 टूटने से। तो किसान तो बेचारा हर क्षेत्र में मरा पड़ा है, चाहे वो कुदरत की मार है, चाहे वो गवर्नमेंट की मार है। तो ये लोग जो कहते थे कि हमने लगातार मुआवजा दिया है, पर मैं लोगों किसान भाइयों से सबसे मिला हूँ, 2% लोगों ने ये कहा कि मुआवजा आया, 98% लोगों के पास कोई मुआवजा नहीं पूछा। 2% में भी उन 2 लोगों ने ये कहा कि जी मेरे 2.5 एकड़ के 1100 रुपये ढाकला गांव में, ओम प्रकाश धनखड़ जी के गांव में आप जाके पूछो। और उस भाई ने वहाँ भरी पंचायत में कहा जी मेरे 2.5 एकड़ के 1100 रुपये आए हैं। तो ये 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात करते, तो ये इनके झूठे जुमले हैं और किसान को मारने का इन्होंने काम किया जा रहा है। शिक्षा को लेकर मैं बताऊं कि आपके बादली विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन आपके 10 स्कूल हैं, वो बनने जा रहे हैं नए, लेकिन कुछ स्कूल हैं उनका निर्माण रुका हुआ है। कब तक है वो समस्या का समाधान आप कराएंगे? देखिए, हाँ, 10-11 स्कूल हैं जिनका निर्माण जो पैसा अभी नहीं आने की वजह से रुका हुआ है। और मैं इसमें मुख्यमंत्री जी से पहले भी मिल के आया था, शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि जो इसकी किस्तें हैं वो मैं जल्दी डलवाएंगे और पूरा करेंगे। पर उससे भी गंभीर समस्या एक है, आप कोटगांव में खुद भी गए हो, तो ये दादरी का स्कूल का रिजल्ट हरियाणा में नीचे से नंबर 1 कह दूं तो बड़ा ये चिंता का विषय है। और जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है खासकर सरकारी स्कूलों में, ये इसका चिंता का विषय है और इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। मैं विधानसभा में भी, ये चिकोट का स्कूल का मुद्दा है, चाहे तो दादरी का स्कूल का मुद्दा है, इन मुद्दों को मैं गंभीरता से उठाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको आज एक चीज़ कह रहा हूँ, वो इलाका हो, वो प्रदेश हो, वो देश हो, वही आगे बढ़ेंगे जहाँ शिक्षित होंगे तो हम विकसित अपने आप हो जाएंगे। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम विकसित नहीं हो सकते। कि अगर हमारे बच्चों की नींव अच्छे से अगर नहीं रखी जाए तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ हर गवर्नमेंट को, कि ये जो फ्री की जो रेवड़ियों को एक होड़ लग जाती है, मैं मांग करता हूँ सभी गवर्नमेंट से कि सबसे ज़रूरी अगर आपने फोकस देना है तो गरीब के परिवार को पढ़ाने पर फोकस दें, उसको अच्छी एजुकेशन दें और अच्छा हेल्थ
और एजुकेशन सबसे बड़ी, दोनों चीज़ अगर अच्छी होंगी तो वो अपने आप ग्रोथ करेंगे, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। अगर आप उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है आगे तक की, तो खुद ऐसे हो जाएंगे, लोगों को रोजगार देने लायक हो जाएंगे। तो ये इस पे चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट, चाहे और दलों की गवर्नमेंट है, इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। अगर देश को आगे लेके जाना है तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से कल कैथल की आपने घटना देखी हो, महिर भोज की प्रतिमा को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मुझे बड़ी पीड़ा है और पीड़ा होती है। मैं पार्टीबाजी से उठ के बात कह रहा हूँ और मुझे इसी बात से, इसी विचारधारा से नफरत है बीजेपी की से। ये कहीं न किसी रूप में, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम से, कहीं जातिगत उससे, किसी न किसी रूप में लड़वाने का ये काम करते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, तो जैसे 2016 में हमारे जाट आरक्षण के दौरान भाईचारे को ख़राब करने का काम किया। आप पीछे भी इन्होंने ऐसे ही, वो राजकुमार सैनी जैसे वो और कास्टों ब्राह्मणों के बारे में, कावड़ के बारे में जो गलत जिस स्थिति से बोल रहा है, तो ये इनकी प्री प्लानिंग काम है। अब ये हमारे राजपूत समाज और हमारे गुजर समाज को भी ये बढ़ाने का काम करे। मैं दोनों समाजों से एक रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि ये आपसी भाईचारे को ख़राब ना करें। और इससे देखिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज में जहर घुलता है। और कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के लोग हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ जहरीली पार्टी है। ये लोग जो जहरीली बात करके, जहर घोल के जो राजनीति करते, चाहे कांग्रेस के नेता करें, चाहे कोई करे, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। चाहे कुलदीप भी खुद भी अगर ऐसी राजनीति करता है, तो मैं अपने आप से भी कहता हूँ मेरे को भी जूत मारनी चाहिए। ऐसे लोगों से जो नफरत की राजनीति करते हैं, जात की, धर्म की राजनीति करते हैं, वो कभी भी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और आज एक समझौता हुआ कि आपकी विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं, वो पिछली 16 तारीख को काजू, पिस्ते, बादाम लेकर झज्जर के एक दुकानदार से गन पॉइंट पे लेके गए थे। आपकी विधानसभा को ही टारगेट किया जा रहा है, वहीं से कुछ ना कुछ हर बार निकल के आता है। इसको कहाँ से देख रहे हैं? मेरे कौन से गांव के थे मेरे विधानसभा? मैंने पूछा था दुकानदार से कि वो बोले कि 2-3 गांव के हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के। नहीं, वो बताएं। और एक चीज़ और भी है, ना तो कोई विधानसभा बुरी होती है, ना कोई गांव बुरा होता है, ना कोई इलाका बुरा होता है। मैंने ये पूछा था कि आप गांव बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं गांव नहीं। मैंने कहा कि 102 गांव है बादली में, तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि बादली विधानसभा क्षेत्र। मैंने खुद भी उनसे कहा, फिर भी उन्होंने यही कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के बच्चे। नहीं, ऐसा अगर कोई है तो नाम बताइए वो, और फिर समझौता क्यों करता है इस बात के लिए? अगर कोई गन पॉइंट पे ऐसा करके गया है तो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। मैं तो बदमाश के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो बदमाश को और नशे बेचने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सफाई दी कि विधायक जी के गणमान्य व्यक्ति आए थे, नाबालिग बच्चे हैं और आगे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से करके वो फैसला हुआ। मेरे वो अच्छा, एक्स विधायक थे, उनके साथ। एक्स विधायक ने तो पहले भी ये काम किए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और ऐसे मैं कहता हूँ, ऐसे बच्चों को अगर बढ़ावा देंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरी नॉलेज, मैं कभी आज आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, समाज को, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लेके जाएं, बच्चों को गलत रास्ते पे ना लेके जाएं। एक्स विधायक कौन सा था मुझे पता नहीं, पर जो भी नरेश प्रधान थे, मैं बता दूं, उस फैसले के दौरान। तो नरेश प्रधान जी ने, अगर जो दुकानदार हैं वो भी नेलो पार्टी से हैं, पहले चेयरमैन भी रहे शायद वो। तो देखिए, अगर वो पार्टीबाजी में इस तरीके की कोई बात करते हैं, तो मैं नरेश प्रधान हो चाहे कोई और प्रधान हो, बादली हलके को बदनाम ना करें। बादली हलके में तो 103 गांव आते हैं। नरेश प्रधान को अगर शौक है बदमाश पालने का या बदमाशियों का, तो वो अपना नाम लेके करे, बादली हलके का नाम लेके ना करे। मैं कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ कि अपराधी की ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, पर जो पॉलिटिशियन और पुलिस, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशों को पनावा देते हैं और बढ़ावा देते हैं। पर मैं इनके बिल्कुल विरोध हूँ। ना मैं किसी नशा बेचने वाला को पना दूँ कभी भी, ना किसी बदमाश को पना दूँ। मेरा काम है अमन चैन भाईचारा मेरे बादली हलके में हो। और मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप संभाल के रखें, और उनको अपने माँ बाप का, उनका फ़र्ज़ बनता है कि आज छोटी हरकत की है, कल फिर करेंगे। गन पॉइंट के ऊपर अगर ऐसी हरकत करके जाते हैं तो वो नाबालिग नहीं हो सकते। फिर उनके नाबालिग को अगर अभी से उनको नहीं रोका गया तो आगे जाके वो क्या करेंगे? बहुत बड़े अपराधी होंगे फिर। आखिरी सवाल है, आगे अगले महीने आपका विधानसभा स्तर है कि बादली की क्या समस्या आप लेकर उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी किसान की,
जो पिछले 4 साल से मेरा बादली हलके का किसान मरा पड़ा है और मुआवजे के नाम पे जो ठग्गा ठोरी हो रही है। दूसरा, जो बीपीएल परिवार पीपीपी के तहत मिलके गरीबों की पेंशन काटी जा रही है, राशन बंद किए जा रहे हैं। तीसरा, एजुकेशन, मैंने आपको बताया ये जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं। सीटेट का मुद्दा भी है, क्लर्कों का भी मुद्दा है, आंगनबाड़ी वर्कर का भी मुद्दा, बहुत मुद्दे हैं और उनको हम गंभीरता से उठाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मेरे साथ बादली विधायक और लगातार अपनी बातें रखते हैं और तमाम सवाल थे विधानसभा बादली के, वो मैंने जानने की कोशिश की और आगे भी जो दौरान हमें जो भी समस्याएं मिलेंगी आपकी, वो हम अब तक इनकी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी।